वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ YT योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल, और आज की क्लास बेस्ड है गूगल पे। ये जो सर्च इंजन चलाने वाली कंपनी है, कैसे अपने रुतबे और पावर को यूज़ करके दूसरी कंपनीज़ को आगे बढ़ने से रोकती है। तो इस चीज़ को इस आर्टिकल में आप डिटेल में समझेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। देखो, इंग्लिश के 3 एस्पेक्ट्स हैं: ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। पढ़ा हुआ समझ में आए, वर्ड्स का मीनिंग निकाल पाओ और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को तोड़ पाओ। इन तीनों एस्पेक्ट्स को, तीनों पहलुओं को इस क्लास में अपने लेकर के चलते हैं एक साथ। तो कोशिश क्या करनी है हमें, क्लास के अंत में इस क्विज पे सभी नॉलेज को अप्लाई करना है। 12 में से आपको 12 नंबर मिलने चाहिए। पूरे मन से क्लास को लो। सॉल्यूशंस आपको क्लास के अंत में करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करें लेक्चर को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी गिल्टी ऑन सर्च। देखिए, गिल्टी का मतलब होता है कसूरवार, और सर्च का मतलब होता है जी, सर्च का मतलब होता है तलाशना। आप इंटरनेट पे भी कुछ सर्च करते हैं, वो भी सर्च है। अगर वैसे कुछ आप तलाश रहे हैं तो भी सर्च है। कह रहा है गूगल नाम की जो कंपनी है ना, ये सर्च के मामले में, इंटरनेट के सर्च इंजन का जो डोमेन है उस मामले में गिल्टी पाई गई, कसूरवार पाई गई। इसने भरसक कोशिश की है 15-20 सालों से पिछले, कि सर्च इंजन में कोई दूसरी कंपनी को पाँव पे खड़ा ना होने दे, सिर्फ इसका ही सर्च इंजन दुनिया भर यूज़ करे। बात कर रहा है ऑन द एंटी ट्रस्ट केस वर्डिक्ट अगेंस्ट गूगल। बात की जा रही है एंटी ट्रस्ट केस की। देखिए, एंटी ट्रस्ट केस होते हैं अमेरिका में, यूरोप में भी होते हैं कुछ केसेस के अंदर, और इन केसेस को किया जाता है बड़ी कंपनियों के खिलाफ जो कि ट्रस्ट को, यानी भरोसे को तोड़ रही हो आम आदमी का। आपका डेटा आप ही को सेल कर दिया, आपकी निजी मामलों को, निजी जो है डेटा को, है ना, लीक कर दिया, कुछ ऐसा काम किया कि जिससे समाज में नुकसान हो रहा हो, मोनोपोली बन रही हो। ऐसे केसेस को अमेरिका में जब चलाया जाता है कंपनियों के खिलाफ, उनको बोलते हैं एंटी ट्रस्ट केस। तो बात हो रही है एंटी ट्रस्ट केस के वर्डिक्ट की, यानी आखिरी फैसले की, जो आया है गूगल के खिलाफ, इस कंपनी के खिलाफ। चलिए, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, डिसीजन, रूलिंग, एडजुडिकेशन, आखिरी फैसले के लिए यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा था एंटी ट्रस्ट केस वर्डिक्ट अगेंस्ट गूगल विल हैव वाइड इम्प्लीकेशंस। कह रहा है जो एंटी ट्रस्ट केस वर्डिक्ट है, गूगल के खिलाफ जो एंटी ट्रस्ट केस चला था। एंटी ट्रस्ट मैंने आपको बता दिया, कोई भी बड़ी कंपनी जब उसके खिलाफ सरकारें केस चलाएं कि आपने लोगों का भरोसा तोड़ दिया है, गलत काम कर रही हो, उसको एंटी ट्रस्ट बोलते हैं। तो कह रहा है ये जो केस है, इसका जो फैसला आया है गूगल के ही खिलाफ आया है, इसके वाइड इम्प्लीकेशंस होंगे, इसके हर तरफ फैले हुए परिणाम होंगे। इम्प्लीकेशंस यानी नतीजे, रेपरकशंस, रिजल्ट्स, है ना। तो इसके रिजल्ट्स काफ़ी आगे तक आप देखेंगे, अगले 2, 5, 10 सालों तक, है ना। इस तरह से आप देखेंगे। वर्डिक्ट, फैसला, वर्डिक्ट की वर्ब है विल हैव। द वर्डिक्ट विल हैव वाइड इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशन मैंने आपको अभी बताया, नतीजे को बोलते हैं, लेकिन ये दूरगामी नतीजे होते हैं। दूरगामी समझते हैं ना, काम हुआ 2024 में, लेकिन उसका असर अगर आप 2030 तक सह रहे हो तो वो रिजल्ट जो है इम्प्लीकेशन बन जाएगा। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी सारी वोकैबुलरी एक साथ देख लो ताकि आप इसको बिना डिस्टर्बेंस के पढ़ पाओ। 5-6 मोटे मोटे वर्ड्स हैं, शुरू में आपको एक साथ दिखा देते हैं। क्लास अच्छी लगती है, सब कुछ समझ में आता है तो ज़रूर से इसको एक लाइक देना, एक शेयर देना। आपका लाइक, आपके शेयर, आपका प्यार फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है इस चैनल को हेल्प करने का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSAT। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं,
आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी, 4 ही वर्ड्स हैं अपने पास, थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखिए पहला वर्ड है रेपरकशन। अभी आपने एक वर्ड देखा था इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन, रेपरकशन, रेमिफिकेशन, यानी किसी चीज़ के दूरगामी परिणाम, आगे से आगे निकलने वाले नतीजे। तो ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। जनरली ये बैड होते हैं, गलत नतीजों के लिए यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स हैं। जैसे आपने कुछ अच्छा खाया, मेहनत की, एक्सरसाइज किया, तो बॉडी में कुछ अच्छे नतीजे आएंगे ना, लेकिन वो रेपरकशंस नहीं होंगे। रेपरकशंस जो है गलत चीज़ों के साथ में, नेगेटिव कनोटेशन के साथ में यूज़ होने वाला वर्ड है। कोविड-19 लॉकडाउन्स हैव ब्रॉट इन सीवियर इकोनॉमिक रेपरकशंस फॉर श्रीलंका। कोविड-19 के जो लॉकडाउन्स हैं वो लेकर के आए हैं, उन्होंने ब्रॉट इन किया है बहुत ही ख़राब आर्थिक दुष्परिणामों को, रेपरकशंस को श्रीलंका के लिए। चलिए अगला वर्ड है अपने पास मजल या मफल। देखिए आपने एक वर्ड सुना होगा साइलेंसर। गन्स के आगे, पिस्टल्स के आगे लगाया जाता है ताकि उनकी आवाज़ ना हो। आप उस गन को फायर करेंगे तो साइलेंसर होने के बाद, है ना, उस गन में से बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आएगी, आसपास के लोगों को नहीं पता लगेगा। उसी साइलेंसर को अगर डिफेंस की, आर्मी की लैंग्वेज में बात करें तो बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में मजल। ठीक है, तो मजल से ही हमने एक वर्ब निकाली है, किसी भी चीज़ की आवाज़ को बंद करना या किसी का भी गला घोंटना, आवाज़ को दबाना, दमन करना, वहाँ पे इस वर्ब को यूज़ करते हैं। जैसे मजल लगा करके आप गन का, किसी बंदूक का गला घोंट देते हैं, वैसे ही इस वर्ड को आप यूज़ करें। साइलेंस, सफोकेट करना, गला घोंटना, आवाज़ दबाना। द न्यू लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एम्स एट मजलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नया वो कानून जो इनेक्ट किया गया है, बनाया गया है सरकार के द्वारा, वो एम ऐड करता है, उसका ऑब्जेक्टिव है फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोंटना, मजल करना आपके अभिव्यक्ति के अधिकार का। मजल करने को, गला घोंटने को सप्रेस करना, स्टिफल करना, रिस्ट्रेन करना, बॉक्स इन करना, इन सभी वर्ड से बताया जाता है। आज स्टिफल नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। ठीक है, किसी की आवाज़ को दबा दिया, स्टिफल्ड समबडीज वॉइस। चलिए अगली फ्रेजल वर्ब अपने पास वीड आउट। खेती वेती से, किसानी से जोड़ के मैंने आपको समझाई थी ये। वीड का मतलब होता है वो पेड़ पौधे जो आपकी फसल के बीच में उग जाते हैं और आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं खरपतवार। सुना होगा आपने खरपतवार। तो किसान क्या करता है, वीड को मारने के लिए हर्बिसाइड्स लाता है। हर्बिसाइड्स मतलब ऐसे केमिकल्स जो वीड यानी खरपतवार को ख़त्म कर दें। तो अगर आप किसी चीज़ को वीड आउट कर रहे हैं तो आप उस किसान की तरह हैं जो अपने खेत से खरपतवार को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा है। वीड आउट करना, किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना, वाइप आउट करना, सिरे से ख़त्म कर देना। यूनिवर्सल एजुकेशन इज़ द की टू वीडिंग आउट द वायरस। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन जो है, हर आदमी का टीकाकरण जो है, वो कुंजी है, की है वीड आउट करने का, जड़ से उखाड़ फेंकने का इस वायरस को। चलिए वीड आउट और वाइप आउट एक ही बात है। आज आप वाइप आउट नाम का फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास क्लाउड। देखिए क्लाउड का मतलब होता है दबदबा, इन्फ्लुएंस, स्वे, प्रभाव। इसको पावर, डोमिनेशन, अथॉरिटी, इम्प्रिंट या फिर हेफ्ट से भी बताया जाता है। हेफ्ट का मतलब है वजन। आपका दबदबा, आपका प्रभाव ही तो आपका वजन है। समझ पा रहे हो मेरी बात को। हेफ्टी चीज़ का मतलब हो गया वजनदार चीज़ या प्रभावशाली चीज़। द कंपनीज यूज देयर क्लाउड और हेफ्ट टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी। कंपनीज ने यूज़ किया अपने दबदबे को, अपने वजन को, अपने प्रभाव को, क्लाउड को, ताकि वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सके, कानून बनाने की प्रक्रिया को अपने हिसाब से बदल सकें। इन्फ्लुएंस करना यानी पॉलिसी को अपने हिसाब से बनवाना। चलिए हेफ्ट नाम का वर्ड आर्टिकल में एडजेक्टिव फॉर्म में देखेंगे। हेफ्टी, हेफ्टी यानी वजनदार। चलिए डिटेल में हो गए 5 वर्ड्स, 4 वर्ड्स। जो बच्चे क्लास में नए हैं उनको लग रहा होगा सर इतना डिटेल में। एक वर्ड को एक बार सीखो डिटेल में और 2 बार रिवाइज कर लो, फिर आपकी रीडिंग में वो बार बार आएगा और अपने आप याद हो जाएगा। कभी भी जो अच्छे लड़के हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने सिलेक्शन लिए हैं ढंग से, वो कैब को आपकी तरह वो याद नहीं करते हैं रोज़ 20-50 वर्ड याद करना, ऐसा नहीं करते हैं। रीडिंग के अंदर ही जो वर्ड्स आए हैं उन्हीं को ढंग से सीख लेते हैं और रोज़ रीडिंग करते हैं, अपने आप सारी वो कैब उनकी रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से चलना है ना हमें।
गधा मजदूरी क्यों करते हो, 20 वर्ड याद करूंगा रोज के, नहीं होगा ऐसे वो कैब। चलो अब शुरू करते हैं आर्टिकल को, एक समरी आपको दें। देखिए आज से 20-30-40 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक केस आया था, एंटी ट्रस्ट केस, जिसमें ये आरोप लगे थे माइक्रोसॉफ्ट पे कि ये अपनी विंडोज़ यूज़ करके पूरे बाजार को ख़त्म कर रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इस केस के बाद में माइक्रोसॉफ्ट को बड़े बदलाव लाने पड़े और इसी की वजह से दूसरी बड़ी कंपनियों को रास्ता मिला आगे बढ़ने का, जैसे कि ओरेकल, कुछ हद तक एप्पल को भी इसी एंटी ट्रस्ट केस की वजह से जो है मदद मिली। मतलब उस एंटी ट्रस्ट केस में माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स पे इतनी लगामें लगाई गई कि दूसरी कंपनियां भी बाजार के अंदर अपने पांव जमा सकी। अब वही हिस्ट्री को दोहराया जा रहा है 20-30-40 साल के बाद में। ऐसी ही लगाम अब गूगल के ऊपर लगने वाली है। गूगल ने इतना दबदबा और अपना प्रभाव यूज़ किया है कि कोई भी कंपनी सर्च इंजन बना करके गूगल की जगह पे खड़ी ना हो सके। अब इस केस का वर्डिक्ट जो आया है, इसके इम्प्लीकेशंस वाइड होंगे। आज से 40-50 साल बाद भी लोग इस केस को याद करने वाले हैं कि देखो गूगल के खिलाफ ये केस हुआ था और उसके बाद में है ना बाज़ार में ये नई कंपनियां आई और नया काम शुरू हुआ। तो एक बड़ा एक लैंडमार्क केस है, आज इस जजमेंट की बात कर रहा है। और आज की जो टोन है वो है स्पेक्यूलेटिव। आगे के लिए कयास लगा रहा है क्या क्या हो सकता है गूगल के साथ, है ना। स्पेक्यूलेशन करते हैं, कयास लगाते हैं, तब आप स्पेक्यूलेटिव टोन में लिखा हुआ आर्टिकल समझते हैं। चलिए शुरू करें। कह रहा है जी, ऑलमोस्ट अ क्वार्टर सेंचुरी आफ्टर एन एंटी ट्रस्ट रूलिंग अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट रीशेप्ड द बिजनेस लैंडस्केप ऑफ टेक इंडस्ट्री, a landmark judgment by the US District Court for the District of Columbia against Google over its anti-competitive practices could now lead to a new precedent on how big tech conduct their business affairs। लंबा सेंटेंस लेकिन बड़ा आसान है। कह रहा है जी ऑलमोस्ट यानी लगभग, एक क्वार्टर सेंचुरी के बाद, सेंचुरी यानी 100 साल, क्वार्टर यानी 1/4 25 साल। कह रहा है लगभग 25 साल के बाद। और 25 साल किसके बाद भाई, किस घटना के 25 साल बाद? एक एंटी ट्रस्ट रूलिंग के, एंटी ट्रस्ट केस में आने वाले फैसले के। और ये फैसला किसके खिलाफ आया था? हमारे बिल गेट्स भैया की कंपनी के खिलाफ आया था, माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ आया था। कह रहा जी लगभग 25 साल बाद उस एंटी ट्रस्ट केस की रूलिंग के, फैसले के, वर्डिक्ट के जो आया था माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ, कह रहा जब उसने रिशेप कर दिया, नई शेप में ढाल दिया बिजनेस लैंडस्केप को, बिजनेस करने के पूरे लैंडस्केप को, है ना, पूरे एनवायरनमेंट को, जो है टेक इंडस्ट्री का, आईटी इंडस्ट्री का। कह रहा है इस घटना के लगभग 25 साल बाद क्या हुआ भाई? इसके 25 साल बाद हुआ ये कि एक लैंडमार्क जजमेंट आई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है। लैंडमार्क मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आई है इस कोर्ट के द्वारा, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और जो आई है अगेंस्ट गूगल, गूगल के खिलाफ। और किस चीज़ को लेकर के? ये ओवर लगा के बता रहा है, इसकी एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को लेकर के, गूगल के ऐसे कामकाज को लेकर के जो कंपटीशन का गला घोंटे, एंटी कॉम्पिटिटिव हो। कह रहा है ये जजमेंट जो है ना, ये अब लीड टू कर सकती है, हमें ले जा सकती है एक नए प्रेसिडेंट की तरफ, एक नई मिसाल की तरफ। और मिसाल किस चीज़ की? फिर लगा रहा है, ऑन लगा के बता रहा है कि ऑन ये कि हाउ, कैसे बड़ी टेक कंपनियां कंडक्ट करती हैं अपने बिजनेस अफेयर्स को। समझे? तो आज से 25 साल पहले, यानी लगभग सन 2000 में, 1999 में, कह रहा है जो फैसला बड़ा आया था माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ, कह रहा है उससे बिल्कुल 25 साल बाद अब जो जजमेंट गूगल के खिलाफ आई है, बिल्कुल वैसे ही केस में, वैसे ही बदमाशी में जो माइक्रोसॉफ्ट किया करता था। कह रहा है ये जजमेंट हमें एक नया मिसाल देती है, एक प्रेसिडेंट देती है इस चीज़ का कि कैसे बड़ी टेक कंपनियां, बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स अपना काम करती हैं, कैसे अपने काम को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, चलिए। रूलिंग की वर्ब है रीशेप्ड, जजमेंट की वर्ब है कुड लीड टू। दिस जजमेंट कुड लीड टू अ न्यू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल या परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। और मिसाल अब यही है कि आगे कंपनियों को कैसे काम करना है, हाउ दे कंडक्ट देयर बिजनेस। चलिए, लंबा सेंटेंस ऐसे पढ़ा जाता है ना, बड़े आसानी से आप सब्जेक्ट वर्ब अगर पकड़ लिया तो फिर सेंटेंस में क्या है? प्रेसिडेंट वर्ड को देख लेना। प्रेसिडेंट का मतलब बताया मैंने मिसाल, लेकिन इस वर्ड का प्रेसिडेंस वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेसिडेंट यानी मिसाल, प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता, प्रेफरेंस, ठीक है, या प्रधानता।
जैसे आपको चाय और कॉफ़ी में से पूछा जाए पहले क्या लोगे, या ऐसे पूछा जाए चाय लोगे या पहले खाना लोगे, तो आपने बोला पहले चाय पीऊँगा फिर खाना खाऊंगा। तो आपने चाय को प्रेसिडेंस दिया, प्रेफरेंस दिया खाने के ऊपर। समझ रहे हो ना? तो ये अलग चीज़ है। दोनों दोनों वर्ड्स को अलग तरीके से यूज़ करना है। एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज होमवर्क, दोनों को इस्तेमाल करके देखो। द कोर्ट्स रूलिंग सेट अ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंस दैट नाउ टेक्स प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंस ओवर ऑल सिमिलर केसेस। कोर्ट की रूलिंग ने इन दोनों में से एक चीज़ को सेट कर दिया जो अब लेता है इन दोनों में से एक चीज़ को, प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंस को, दूसरे ऐसे सभी केसेस के ऊपर। कोशिश करोगे, कमेंट्स में डालोगे तो आपको फीडबैक भी मिलेगा सही गलत का। नहीं कोशिश करोगे तो मैंने बताया आपने सुन लिया और फिर भूल गए, है ना? ऐसा नहीं करना है। चलो, कह रहा है जी द रफली 3-year long legal process which began with the discovery procedure in January 2021 after the court consolidated two lawsuits, United States versus Google and Colorado versus Google, that led to a 9-week bench trial in September 23, concluded on August 5। अब लंबा सेंटेंस है, अभी चल रहा है तो शुरू ही हुआ है, अभी तो आगे और लंबा चलेगा। इतना ही पढ़ ले एक बार। कह रहा है जी रफली यानी मोटा मोटा 3 साल लंबा जो लीगल प्रोसेस था। अब देखो बीच में डैश लगा हुआ है और इस डैश के देखो आगे कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक कहाँ तक यहाँ तक डैश लगा हुआ है। तो एक काम करो ना, इस डैश से डैश के बीच का भूल जाओ, इसको मत पढ़ो। कह रहा है जी रफली 3 साल लंबी लीगल प्रोसेस के जो लीगल प्रोसेस है, कह रहा है वो प्रोसेस कंक्लूडेड ऑन अगस्त 5, वो कंक्लूड हुई 5 अगस्त को। समझे? सेंटेंस इतना ही है, बाकी सब इधर उधर की बातें हैं, छोड़ दो उनको। कह रहा जी लगभग 3 साल की लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया कंक्लूड हुई या ख़त्म हुई, उसका समापन हुआ 5 अगस्त को। चलो अब ये बीच में क्या है देख लो। कह रहा है जी ये वो प्रक्रिया है, अब बीच वाला पढ़ रहा हूँ, जो शुरू हुई थी डिस्कवरी के साथ ही, इस चीज़ की खोज के साथ ही, या डिस्कवरी प्रोसीजर के साथ ही, डिस्कवरी करने वाली प्रक्रिया के साथ ही जनवरी 2021 में। और कब? जब कोर्ट ने कंसोलिडेट कर दिया, जब कोर्ट ने मिला दिया 2 लॉ सूट्स को, 2 कानूनी केसों को। लॉ सूट्स यानी कानूनी केस। पहला केस था अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस गूगल, और दूसरा है अमेरिका का एक स्टेट कोलोराडो वर्सेस गूगल। और कह रहा है जो लीड टू कर गया हमें एक 9 वीक बेंच ट्रायल की तरफ, 9 हफ्ते तक चलने वाला एक ट्रायल यानी कोर्ट केस की तरफ सितंबर 23 में। कह रहा है ये लीगल प्रोसेस इतने तामझाम से गुजर के अगस्त 5 को पूरी हुई। सेंटेंस अब समझ गए? चलो और आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेट करना, चीज़ों को मिला देना, एक साथ कर देना, यूनाइट कर देना। आगे कह रहा है जी यूएस डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमित पी मेहता wrote that Google is a monopolist and that it has violated Section 2 of the Sherman Antitrust Act। कह रहा है जी इस यूएस के जो डिस्ट्रिक्ट जज फोर हैं कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जिनका नाम है अमित पी मेहता, अपेरेंटली कोई इंडियन मूल के आदमी हैं, ज़रूर इनके माँ बाप जो है इंडिया से वहाँ जाके बसे होंगे, है ना, किसी वक्त। कह रहा है अमेरिका के जज साहब जो है मेहता साहब, इन्होंने लिखा अपनी जजमेंट में कि गूगल जो है एक मोनोपोलिस्ट है। मोनोपोलिस्ट मतलब जो अपनी मोनोपोली चलाए, एकदम तानाशाह हो जाए बाज़ार के अंदर, मेरा प्रोडक्ट ही सब खरीदें, मेरा ही प्रोडक्ट बिके, है ना, बाकी सब कंपनियां भाड़ में जाएं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोनोपोलिस्ट। तो उन्होंने लिखा गूगल भी एक इसी तरह की बदमाश कंपनी है, मोनोपोलिस्ट है। और ये भी लिखा कि इसने वॉयलेट कर दिया है सेक्शन 2 शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट का। और ये कैसे वॉयलेट किया है भाई? ये किया है बाय स्टिफलिंग कंपटीशन, स्टिफल करके, गला घोंट करके प्रतियोगिता का, कंपटीशन का। और क्यों? टू प्रोटेक्ट इट्स मोनोपोली पोजीशन, अपनी मोनोपोली की पोजीशन को, अपनी एकाधिकार की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अमेरिका में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट के अंदर जब भी कोई केस चले किसी कंपनी के सामने, उसको बोलते हैं एंटी ट्रस्ट केस। मेहता साहब की वर्ब है रोच, गूगल की वर्ब है इस। प्राइवेट कंपनियों के आगे, फॉर प्रॉफिट कंपनियों के नाम के आगे कभी भी द का इस्तेमाल नहीं होता। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टा, जो भी आप कंपनी देख रहे हो, फॉर प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी के आगे द का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए इट की वर्ब है हैज़। इन्होंने 2 बातें लिखी। पहली बात दैट की गूगल एक बदमाश कंपनी है, और दूसरी बात दैट की इसने वॉयलेट किया है, उल्लंघन किया है इस एक्ट का। स्टिफल करना, गला घोटना, गैग करना, सप्रेस करना, समझ गए ना, आवाज़ को दबाना, साइलेंस करना। कह रहे द सर्च जायंट वॉज अक्यूज्ड ऑफ यूजिंग
its dominant position in the online search market by cutting exclusive deals with smartphone makers such as Apple and Samsung। कह रहे जो सर्च जायंट था गूगल, ये अक्यूज ऑफ था, इस पे ये आरोप लगा हुआ था, इसका केस ये बना हुआ था कि इसने यूज़ किया है अपनी डोमिनेंट या मजबूती भरी पोजीशन को, और कहाँ पे, ऑनलाइन सर्च मार्केट में। और कैसे, कट करके एक्सक्लूसिव डील्स को। कट एक्सक्लूसिव डील्स यानी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खास डील्स को किसी के साथ में करना। कट ए डील यानी किसी के साथ कोई अच्छी सी डील करना। तो इन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ किया है एक्सक्लूसिव या बड़ी शानदार सी डील्स करके स्मार्टफोन मेकर्स के साथ, जैसे कि एक है एप्पल और दूसरा है सैमसंग। और क्या डील है इनके साथ? डील ये है सो दैट दे कैन प्री लोड गूगल सर्च ऑन देयर हैंडसेट्स एज ए डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, ताकि ये कंपनियां प्री लोड करें, पहले से ही लोड कर दें गूगल सर्च को उनके फ़ोन्स में, हैंडसेट्स में डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन के तौर पे। तो गूगल सारी कंपनियों को पैसा देता है कि हमारे अलावा किसी और कंपनी का सर्च इंजन आपके फ़ोन में नहीं होना चाहिए। समझ गए? सर्च जायंट की वर्ब है वॉज अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड ऑफ होना, किसी चीज़ का आरोपी होना। डोमिनेंट यानी मजबूती भरा, पावरफुल, डोमिनेंट पोजीशन है गूगल की। दे आया इन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, दे की वर्ब है कैन प्री लोड। प्री लोड करना यानी पहले से ही लोड करना। आपको गूगल सर्च इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा फ़ोन में। नया फ़ोन जब आप पहली बार उसको बूट करोगे और लॉगिन करोगे उसमें, अपने आप आपको गूगल से ही शुरू करवाएगा। समझ गए? तो ये मामला है पूरा। गूगल चाहता ही नहीं है कोई और सर्च कंपनी या सर्च इंजन बाज़ार में कोई यूज़ करे। अब एक चलो कट डील्स के ऊपर, ईडीएम के ऊपर बहुत सारी ईडीएम बनती है कट से बनने वाली, फटाफट इन पर नज़र डालेंगे। देखिए कट डील्स, मैंने आपको बताया किसी से अच्छी डील करना। लिख नहीं रहा हूँ मैं, ऐसे ही याद कर लेना। कट अ डील यानी, चलो लिख देता हूँ, टू सिक्योर अ प्रॉफिटेबल डील। ठीक है ना? अच्छी डील को ही कट करना बोलते हैं। ख़राब कोई डील है, आपका नुकसान है, तो फिर कट डील का मतलब नहीं है। कट कॉर्नर्स, इसका मतलब होता है टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। आपका खर्चे हैं 1000 रुपये, इनकम है 800 रुपये, 200 रुपये आपको उधार लेने पड़ते हैं, तो आप क्या करोगे? अपने कॉर्नर्स कट करोगे। कॉर्नर्स कट करना यानी अपने खर्चे कम करना। कैसे भी करके आप 800 रुपये में समाने की कोशिश करोगे ताकि किसी से लेना ना पड़े। तो जब कंपनियां ये काम करती हैं अपनी एक्सपेंसेस कम करने का, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं कट योर कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स। चलिए कट वंस टीथ, इसका मतलब क्या है जी? आपके कट करके दांत निकलना। पहली बार मसूड़े में से छोटे बच्चे के जब दांत निकलते हैं, दूध के दांत, तो वो मसूड़ा कट होगा ना, उसी में से निकलेंगे बाहर। तो कट वंस टीथ का मतलब होता है दूध के दांत उगवाना, या टू गेन इनिशियल एक्सपीरियंस इन अ फील्ड। कुछ नया काम आप सीख रहे हो तो आप बोल सकते हो आई एम कटिंग माई टीथ इन द फील्ड ऑफ, जो भी फील्ड है। ठीक है, नया नया एक्सपीरियंस मैं इसमें ले रहा हूँ। चलिए अगला वर्ड है कट द मस्टर्ड। मस्टर्ड यानी सरसों। सरसों की जो फली होती है या पौधा होता है, उसको काटना मुश्किल भी होता है और काफ़ी परफेक्शन चाहिए होती है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो वहाँ से अंग्रेज़ों ने कट द मस्टर्ड नाम की एक इडियम बनाई हुई है। इसका मतलब होता है आप मस्टर्ड को कट कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए एकदम सही क्वालिटी के हो आप। भाई आप मस्टर्ड को कट कर रहे हो तो आपके औजार ठीक हैं, आपकी कला भी ठीक है मस्टर्ड को काटने की, आपका तरीका भी ठीक है। तो कट द मस्टर्ड का मतलब है टू बी ऑफ डिज़ायर्ड क्वालिटी। चलो, टू बी कट आउट फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए परफेक्ट होना, सूटेबल होना। टू बी सूटेबल फॉर समथिंग। तो ये दोनों इडियम्स लगभग एक ही मीनिंग रखती हैं, कट द मस्टर्ड एंड टू बी कट आउट फॉर समथिंग। चलिए लास्ट है कट एंड राइट। कट एंड राइट का मतलब होता है परफेक्टली क्लियर एंड अनएम्बिग्युअस। आटा है, आपने उसका हाथ में लिया और उसका लड्डू बना दिया, फिर आपने उसकी रोटी बना दी, फिर आपने कभी उसको फिर से, समझ गए ना, किसी भी शेप में डाल दिया। लेकिन जब आटा काट लोगे, उसको ड्राई कर लोगे, उसकी रोटी पका लोगे, फिर उसकी शेप चेंज नहीं होगी। तो कट एंड राइट वही चीज़ है जो एकदम क्लियरली आपके सामने रखी हुई है और अनएम्बिग्यूअस है, एकदम साफ है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं दिख रही।
आटे में तो मैं कैसे भी कन्फ्यूजन कर दूं, कभी रोटी बना दूं, कभी गोला बना दूं, लेकिन कट करके जब ड्राई कर दूंगा उसके बाद वो अपनी शेप पकड़ लेगा। तो ये ऐसे ईडियम बनाई गई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर ईडियम के अंदर की आपको कहानी बताऊँ। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से अपने लाइक्स, अपना प्यार जो है क्लास पे बनाए रखा करो। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, वाइल गूगल प्लान्स टू अपील द रूलिंग, द यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस हैज़ नॉट येट इंडिकेटेड व्हाट रेमेडी इट विल आस्क फॉर। कह रहा है जी, जहाँ गूगल कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है कि इस रूलिंग के खिलाफ अपील करे, इस फैसले के खिलाफ अपनी अपील डालेगा ही बिल्कुल। कह रहा है वहीं पे अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, या वहाँ की जो न्यायपालिका है, उसने कोई इंडिकेशन अभी तक दिया नहीं है, कोई इशारा हमें दिया नहीं है कि कौन सी रेमेडी, कौन सा उपचार, कौन सा इलाज गूगल मांगेगा और आस्क फॉर करेगा। मतलब गूगल को अगर आपने गिल्टी बोल दिया है, कोर्ट में अप्रूव कर दिया है, तो गूगल क्या बहाना करके बोलेगा कि मुझे माफ़ कर दो, है ना? कौन सी रेमेडी का बहाना, उपचार जो है मांगेगा। गूगल की वो है प्लान्स, यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस की वो है हैज़ इंडिकेटेड, रेमेडी यानी सोल्यूशन, किसी चीज़ का इलाज या उपचार। इट आया गूगल के लिए, विल आस्क फॉर करना, किसी चीज़ की मांग करना। कह रहे बोथ पार्टीज हैव बीन कॉल्ड टू डिस्कस एंड फाइंड अ रेमेडी अहेड ऑफ देयर मीटिंग विद जज मेहता ऑन September 6। दोनों पार्टियां, अब दोनों पार्टियां कौन है? पहली है गूगल और दूसरा है अमेरिका की सरकार, जिन्होंने गूगल पे केस किया था। कह रहे दोनों को ही, गूगल और अमेरिका की सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया है कि वो बैठें एक टेबल पे और डिस्कस करें और ढूंढें एक सोल्यूशन को, रेमेडी को। और कब? बिल्कुल अहेड ऑफ, बिल्कुल पहले उनकी मीटिंग के, जो होने वाली है जज साहब के साथ September 6 को। ठीक है, तो जज साहब जो है लास्ट में सुनेंगे क्या करना है ना? फैसला गूगल के खिलाफ आया, लेकिन सज़ा क्या मिले गूगल को? तो गूगल जो है अपनी अमेरिका की सरकार के साथ बैठ के बात करेगा और फिर ये डिसाइड करेंगे, है ना, कि इसका सोल्यूशन क्या निकालें। चलिए, क्या द रेमेडी कुड रेंज एनीवेयर फ्रॉम ब्रेकिंग अप गूगल टू एलिमिनेटिंग एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स बिटवीन द सर्च जायंट एंड हैंडसेट मेकर्स। कह रहा है जो भी रेमेडी निकलेगी उसकी रेंज हो सकती है, रेंज का मतलब है कहाँ से लेके कहाँ तक होना। कह रहा है उसकी रेंज हो सकती है कहीं से भी लेकर के यहाँ से, भाई यहाँ से लेकर के वो शुरू हो सकती है। पहला ये कि ब्रेकअप कर दें गूगल को, गूगल के छोटे छोटे टुकड़े कर दें। और कहाँ तक हो सकती है? आप गूगल के उन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स को एलिमिनेट कर दें, सारे एग्रीमेंट्स को तोड़ दें जो हुए हैं इस गूगल नाम के सर्च जायंट और हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों के बीच, एप्पल और सैमसंग के बीच। ठीक है ना? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी ये जो है ना रेमेडी हो सकती है। शायद गूगल की 15 कंपनियाँ बन जाएं, सर्च इंजन की अलग कंपनी बन जाए, है ना? तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ये जो सारा डील्स वील्स हैं गूगल को, इनको हो सकता है सबसे तोड़ना पड़े। चलो आगे कह रहे हैं जी, द फॉर्मर विल फंडामेंटली चेंज द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ रीजनल बिजनेसेस। कह रहा है जो पहले वाला है, देखिए फॉर्मर का मतलब होता है दो में से एक, पहले वाला। अगर मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो पहले वाली फॉर्मर और बाद वाली को बोलते हैं लैटर। याद रखना है, कॉन्सेप्ट अभी करवाएंगे। कह रहा है जो दो बातें आपको बताई उनमें से जो फॉर्मर है यानी गूगल को तोड़ने वाली बात है, कह रहा है ये फंडामेंटली या बुनियादी तौर पे बदल देगी स्ट्रक्चर को, ढांचे को और नेचर को यानी व्यवहार को, प्रकृति को, जो है डिजिटल बिजनेसेस का। और क्यों? कह रहा है जी क्योंकि गूगल इज़ लिंक टू अ रेंज ऑफ डिजिटल सर्विसेज। गूगल जुड़ा हुआ है खुद ही काफ़ी सारी डिजिटल सर्विसेज के साथ। तो गूगल को अगर आप तोड़ोगे तो कुछ बुनियादी बदलाव जो है डिजिटल सर्विसेज में आएंगे। पहली वाला जो ऑप्शन है उससे ये होने वाला है। फॉर्मर की वर्ब है विल चेंज, गूगल की वर्ब है इज लिंक्ड। कह रहा है और बाद वाले की बात करें, बाद वाला क्या है? एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स को तोड़ देना। कह रहा है जो द लेटर है, जो बाद वाला है, ऑन द अदर हैंड कुड इमीडिएटली वाइप आउट अ रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर हैंडसेट मेकर्स। ये बाद वाला ऑप्शन अगर आप दूसरी तरफ देखें, ऑन द अदर हैंड देखें, तो ये फटाफट से वाइप आउट कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है, जड़ से उखाड़ सकता है एक रेवेन्यू कमाने की स्ट्रीम को, पैसा कमाने के जरिए को, हैंडसेट मेकर्स के लिए, एप्पल और सैमसंग के लिए। अगर डील ख़त्म तो गूगल से पैसा मिलना बंद हो जाएगा इन कंपनियों को, सैमसंग को, एप्पल को। रातों रात इनके शेयर गिरेंगे, रातों रात ये कंपनियों को लॉस होगा। कह रहा है जी प्रैक्टिकली या पर्टिकुलरली एप्पल कुड एंड अप लूजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कह रहा है खास करके एप्पल जो है एंड अप होगा, इस मुकाम पे पहुंचेगा जो है लूज़ करने का, खो देने का
दसियों हज़ार डॉलर्स को या दसियों लाख डॉलर्स को। कह रहा है इफ़ गूगल इज़ ऑर्डर टू टर्मिनेट इट्स एक्सक्लूसिव डील विद द आईफोन मेकर, अगर गूगल को ऐसा ऑर्डर मिल जाए कि ये टर्मिनेट करें, तोड़ दें अपनी इस खास डील को जो आईफोन मेकर यानी एप्पल के साथ इन्होंने की है। तो दोनों ऑप्शन के बारे में आपको बता रहा है, ठीक है ना। पहले वाले में गूगल खुद टूटेगा और बाज़ार बदल जाएगा, दूसरे में गूगल जो पैसा बांट रहा था वो पैसा आना बंद हो जाएगा और कंपनियों के रातों रात कंपनियों के दिवाले पिटेंगे, है ना, कई सारी कंपनियों के। लेटर की वो है कुड वाइप आउट करना, वीड आउट करना, एलिमिनेट करना, जड़ से उखाड़ना। एप्पल की वो है कुड एंड अप, व्हेन यू एंड अप डूइंग समथिंग, आप किसी मुकाम पे पहुँचे हैं, समझ गए ना। कुछ काम करते हो तो लास्ट में किसी मंजिल पे पहुँचते हो ना, तो वो एंड अप नाम की फ्रेजल वर्ब से बताया जाता है। इफ़ यू कमिट क्राइम यू विल एंड अप इन अ जेल, अगर आप क्राइम करते हैं तो आप एक जेल में, आपका मुकाम जो है जेल में पहुंचना होगा, यू विल एंड अप इन अ जेल। ऐसे इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ करें। गूगल की वर्ब है इज ऑर्डर्ड, फर्स्ट कंडीशनल लगा हुआ है, इफ़ गूगल इज ऑर्डर्ड एप्पल कुड एंड अप लूजिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स। कह रहा है दिस हैफ्टी एनुअल पेमेंट दिस एंड इंसेंटिवाइजेस फर्म्स सच एज एप्पल एंड सैमसंग फ्रॉम बिल्डिंग देयर ओन राइवल सर्च इंजन्स। कह रहा है ये जो हैफ्टी, ये जो भारी वजनदार जो एनुअल पेमेंट गूगल से इनको आती है, ये डिसइंसेंटिवाइज करती है, ये भरोसा उत्साह को तोड़ती है, इंसेंटिव ख़त्म कर देती है फर्म्स का, जैसे कि एप्पल और सैमसंग, और किस चीज़ को लेकर के, बिल्ड करने को लेकर के उनके खुद के राइवल यानी कंपटीशन वाले सर्च इंजन्स को। गूगल ने बोला ये पकड़ो पैसा, अपने फ़ोन में मेरा सर्च इंजन लगाना, हर साल पैसा लेते रहना। तो जब आपको पैसा मोटा मिलने लगा, उस पैसे पे आप डिपेंडेंट हो गए। अब आपकी एक मजबूरी आ गई कि आप कभी भी खुद का सर्च इंजन नहीं बना सकते, जिस दिन बनाओगे गूगल पैसा नहीं देगा अपने सर्च इंजन का। तो ये चीज़ इनको डिसइंसेंटिवाइज करती है, इस चीज़ का इनका उत्साह तोड़ती है कि ये खुद का कभी सर्च इंजन बना पाएँ। पेमेंट की वो है इंसेंटिवाइज करना, किसी चीज़ का, है ना, हौसला देना, फ़ायदा देना। डिसइंसेंटिवाइज करना यानी किसी चीज़ को लेकर के, समझ रहे होंगे मेरी बात को। ऑन एक एडजेक्टिव या एक नाउन के तौर पे हमेशा अपने पहले एक पॉजेसिव लेगा। माई ऑन, अवर ऑन, योर ऑन, देयर ऑन। ऑन का मतलब होता है खुद, देयर ऑन मतलब उनका खुद का, माई ऑन मतलब मेरा खुद का। तो खुद का जब भी मीनिंग ऑन नाम का वर्ड दे एडजेक्टिव या नाउन की फॉर्म में, इसके पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ जरूर करें। राइवल यानी जो प्रतिद्वंदी हो, जो समझ गए ना, कॉम्पिटिटर हो। कह रहा है जी सेपरेटली टर्मिनेटिंग सच डील्स कैन हेल्प कंज्यूमर्स फाइंड ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन्स। कह रहा है जी इसके साथ में अगर देखें, ये तो कंपनियों की बात हो गई, टर्मिनेट करने का काम है, जो ख़त्म करने का काम है इन सभी डील्स को, वो हेल्प कर सकता है कंज्यूमर्स को कि वो फाइंड करें वैकल्पिक सर्च इंजन्स को, और किसके मुकाबले, एज अपोज टू गेटिंग वन प्री लोडेड इन देयर स्मार्टफोन्स। कह रहा है बिल्कुल मुकाबले में, अपोज टू में या उल्टे में, गेट करने के एक सर्च इंजन को पहले से ही लोडेड उनके फ़ोन में। तो जब ये डील ख़त्म होंगी तो एप्पल का खुद का सर्च इंजन आ जाएगा, है ना, उसका सैमसंग का खुद का आ जाएगा, तो हमें भी फ़ायदा होगा, हमें भी अलग अलग सर्च इंजन्स यूज़ करने का मौका मिलेगा कंज्यूमर को। टर्मिनेटिंग की वो है कैन हेल्प। कह रहा जी द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन्स कैन ओनली बी असेस्ड ओवर टाइम। कह रहा है जो इफेक्टिवनेस है, जो असरदार होने की क्वालिटी है इन ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन्स की, इन वैकल्पिक जो है वेबसाइट्स की, कह रहा है इनको असेस किया जा सकता है धीमे धीमे ही, ओवर टाइम। आज असेस नहीं होंगी, ये धीमे धीमे होंगी। कह रहा है कब, कह रहा है स्केल एंड द अमाउंट ऑफ डेटा दैट गोज इनटू देम विल प्ले अ की रोल इन ऑप्टिमाइजिंग देम फॉर रिचर यूज़र एक्सपीरियंसेस। कह रहा है वो इसलिए क्योंकि जो स्केल है, जो लेवल है, और जो अमाउंट ऑफ डेटा है, ऊपर ऊपर का डेटा आ रहा है, बहुत डिटेल्ड डेटा आ रहा है। कह रहा है उस डेटा का लेवल और उस डेटा की मात्रा जो इन इंजन्स के अंदर जाएगा, कह रहा है वही प्ले करेगा एक महत्वपूर्ण भूमिका को इन इंजन्स को ऑप्टिमाइज़ करने में, इनको परफेक्ट बनाने में, अच्छे रिचर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए, लोगों के अनुभव के लिए। मान लीजिए नया सर्च इंजन आया, लेकिन आप उस पर सर्च कर रहे हो ताजमहल और दिखा रहा है कुतुब मीनार, क्योंकि ताजमहल की वेबसाइट उससे जुड़ी नहीं हुई है। तो कितने लेवल का डेटा इन सर्च इंजन के अंदर घुसेगा ताकि वो आपको कुछ बताए, यही चीज़ डिसाइड करेगी कि कौन सा सर्च इंजन हम यूज़ करेंगे गूगल की जगह। ठीक है ना। तो गूगल को टक्कर देना है तो गूगल जैसा ही कोई मोटा ताज़ा सर्च इंजन हो
तभी टक्कर दे पाएंगे। मीनिंग समझ पा रहे हो ना हर बात का? मैं ये बच्चों वाली भाषा में इसीलिए समझाता हूँ आपको। चलो, कह रहा लास्टली, दीज चेंजेस कुड मेक गूगल बिल्ड अ बेटर प्रोडक्ट दैट इज़ फोकस्ड ऑन देयर प्राइवेसी। ये सारे चेंजेस जो हैं फाइनली या लास्टली अगर देखा जाए तो ये मेक कर सकते हैं गूगल को कि वो बिल्ड करे। मेक समवन डू समथिंग, याद है ना, कॉजेटिव वर्ब, किसी को मजबूर करना। ये सारे चेंजेस मजबूर कर सकते हैं गूगल को कि ये बनाए एक बेटर प्रोडक्ट को, एक और अच्छे प्रोडक्ट को जो फोकस्ड ऑन होगा हमारी प्राइवेसी पे, जो हमारा डेटा चुरा के हमें बेचेगा नहीं। ठीक है ना? हो सकता है गूगल खुद भी सुधर जाए, गूगल बोल ले मैं अच्छा अच्छा कुछ बनाता हूँ। कह रहा रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शंस द रेमेडीज टेक, दिस रूलिंग विल हैव अ लार्ज इम्पैक्ट, अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन अ सीरीज ऑफ एंटी ट्रस्ट केसेस। कह रहे रिगार्डलेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ मतलब बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ, इररिस्पेक्टिव ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है बिना इस चीज़ को रिगार्ड दिए। कह रहे चाहे जो भी हो, जो हो डायरेक्शंस ये रेमेडीज टेक करती हैं, जिस भी दिशा को ये उपचार, ये फाइनल फैसले से निकलने वाली रेमेडी पकड़ती हैं। डायरेक्शन टेक करना यानी कोई दिशा पकड़ना। कह रहे उसके बिना चाहे जो भी हो, ये रूलिंग जो है ना, ये रखने वाली है एक बड़ा इम्पैक्ट, एक श्रृंखला ऑफ एंटी ट्रस्ट केसेस पे, ऐसे और भी केसेस पे। कह रहा है दैट आर अंडर वे अगेंस्ट बिग टेक फर्म्स, जो अंडर वे हैं, जो अभी जारी हैं बड़ी बड़ी टेक कंपनियों के खिलाफ। और कौन कौन सी? सच एज मेटा, अमेजन, एप्पल फॉर देयर मोनोपोलिस्टिक बिजनेस प्रैक्टिसेस। जैसे कि मेटा की बात करें, फेसबुक की, अमेजोन की बात करें, एप्पल की करें, अपनी अपनी मोनोपोलिस्टिक बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। तो वही है ना, हमाम में सब नंगे। सारी टेक कंपनी के ऊपर एंटी ट्रस्ट केस चल ही रहे हैं, फेसबुक पे, मेटा पे, है ना, अमेजोन पे, एप्पल पे, गूगल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे। तो कह रहा है अगर गूगल इस बार हारा और टूटा इस केस में, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट इन सभी केसेस पे पड़ेगा। अगले आने वाले सालों में आप देखेंगे कभी मेटा का नंबर लगेगा, कभी अमेजोन का, कभी एप्पल का। रिगार्डलेस ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ, ध्यान देना इसमें ओ डबल एफ नहीं आता, इसमें ओ सिंगल एफ आता है, बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ। चलिए ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है, फॉर्मर लेटर वाला, ध्यान से समझना, बड़ा आसान केस है। कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट का मतलब है पहला, फॉर्मर कंपैरेटिव डिग्री यानी दो में से पहला, और फॉरमोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री सबसे आगे वाला। अगर एक ही चीज़ है तो फर्स्ट, एक से ज़्यादा है तो फॉर्मर, दो हैं तो मान लो, है ना भाई, पहले वाली ए फिर दूसरी बी, तो ए फॉर्मर है और बी लेटर है। और फॉरमोस्ट मतलब जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो, ए बी सी डी ई एफ। तो इतना तो समझते हैं आप कंपैरेटिव डिग्री को। वैसे ही लेट, लेटर और लास्ट, अगर दो अकेला है तो लेट, दो हैं तो लेटर, और दो से ज़्यादा हैं तो लास्ट। जब पोजिशनली किसी चीज़ की बात हो तो आप फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लेट, लेटर और लेटेस्ट की बात करते हैं। लेकिन अगर पोजिशनली बात ना हो, टाइम के हिसाब से बात हो, देखो एक तो होगी पोजीशन, गली नंबर 1 में खड़ा है मुकेश और गली नंबर 2 में खड़ी है स्मिता, तो ये पोजीशन है ना, गली नंबर 1 में, गली नंबर 2 में। ये पोजीशन के लिए फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट यूज़ होगा। लेकिन अगर बात हो टाइम की, सुबह 5 बजे मुकेश, सुबह 7 बजे स्मिता, टाइम की बात हो रही है ना, तब आपको इनकी जगह यूज़ करना होता है अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। अब ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से यूज़ होगा, टाइम के हिसाब से। मैं यूज़ करके बताता हूँ, आप समझ पाओगे। आउट ऑफ द 2 बुक्स आई रेड, द अर्लियर और फॉर्मर वन वॉज मोर एक्साइटिंग। 2 किताबों में से जो मैंने पढ़ी, जो पहले वाली किताब है वो ज़्यादा एक्साइटिंग है। अब मुझे बताओ, ये 2 किताबें रखी हैं, मैंने नाम बता दिया आपको, पहली किताब ये, दूसरी ये। मैं कह रहा हूँ दोनों में से पहले वाली किताब जो है वो ज़्यादा अच्छी है या ज़्यादा एक्साइटिंग है। तो यहाँ पे अर्लियर और फॉर्मर में से क्या यूज हो सकता है? देखो पहले आने वाली किताब नहीं है, पहले जिस किताब की बात मैंने की है उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने नॉवेल्स के नाम भी बताए होंगे आपको, पहली नॉवल ये है, दूसरी ये है, समझ रहे? पोजिशनल बात हो रही है, तो आपको यहाँ पे फॉर्मर का इस्तेमाल करना होगा। फॉर्मर वॉज मोर एक्साइटिंग। समझ गए? फिर एक देखो सेंटेंस और बनाते हैं। बिटवीन चॉकलेट एंड वनीला आइसक्रीम आई ऑलवेज चूज द लेटर या लेटर। चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम में से मैं हमेशा चूज़ करता हूँ बाद वाली, यानी मैं वनीला आइसक्रीम को चूज़ करता हूँ।
दो चीज़ें हैं, दो की पोजीशन बताई गई है, दो में से बाद वाली पूछी है, या तो आएगा लेटर या आएगा लेटर। क्योंकि यहाँ पोजीशनल बात हो रही है, पहले चॉकलेट को रखा गया है, फिर वनीला की बात की गई है, तो आप यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ पा रहे हो ना इसको? पोजीशन देख लेना, अगर टाइम की बात हो तो लेटर, पोजीशन हो तो लेटर। एक सेंटेंस और देखो, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड टू अ लेटर या लेटर डेट ड्यू टू स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। मीटिंग को एक बाद वाली डेट पे पोस्टपोन किया गया स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। अब देखो यहाँ टाइम की बात हो गई, आज की डेट नहीं, कल की, परसों की, है ना, बाद की एक डेट पे। जब टाइम आएगा और बाद वाले की बात होगी तो आप लिखेंगे लेटर डेट। तो ये सिंपल सी ट्रिक याद रखना, फॉर्मर और लेटर एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अर्लियर और लेटर एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है, टाइम को पकड़ के चलोगे तो याद रहेगा। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए क्विज पे आते हैं फटाफट से, क्लास लंबी होगी आज की। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, दोनों केसेस में क्या सिमिलैरिटी हैं जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एंटी ट्रस्ट का केस आया है? दोनों में कौन सी चीज़ एक जैसी है, क्या उनमें दोनों में समानता है? पढ़ो एक बार, ट्राई दो, 4 ऑप्शन है आपके पास, खुद से ट्राई देना है। ना तो दोनों केसेस को सेम जज ने सुना है, गलत बात है, ऐसा नहीं हुआ। ना दोनों केस सर्च इंजन मार्केट से रिलेटेड है, माइक्रोसॉफ्ट का केस जो है विंडोज से रिलेटेड था। ना ही दोनों केस में हैंडसेट मेकर्स इन्वॉल्व हैं, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ। दोनों केसेस के बड़े पोटेंशियल होंगे टेक इंडस्ट्री को शेप करने के, इनमें यही समानता है, बी आंसर है। चलो, मेन एक्विजिशन क्या है गूगल के खिलाफ इस केस में? गूगल के खिलाफ क्या आरोप लगा हुआ है सबसे बड़ा? कौन सा गलत काम गूगल करता है? बड़ा आसान आंसर है इसका भाई, सी बनेगा आंसर। गूगल कंपटीशन का गला घोंट रहा है ऑनलाइन सर्च की मार्केट में। ठीक है, अब बीच में आ जाओ वोकैब पे। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंस के बीच का मीनिंग पूछा है आपसे, डिफरेंस पूछा है। कट वंस टीथ, इस ईडियम का मीनिंग पूछा है। कट कॉर्नर्स, ये ईडियम का मीनिंग बताना है। कट एंड ड्राइड, याद है ना, वो आटे से बताया था, आटे की लड्डू बनाओ, रोटी बनाओ, है ना। कट एंड ड्राइड होने के बाद क्या होता है? और लास्ट में पूछा है वीड आउट, वीड आउट का मीनिंग आपको देखना है। 3 एरर्स मिलेंगी आपको लास्ट सेंटेंस में, इनफैक्ट 4 एरर्स मिलेंगी। पहली मिलेगी इस फ्रेज़ के आसपास, दूसरी आपको मिल सकती है इस फ्रेज़ में, तीसरी आपको मिलेगी अक्यूज नाम के वर्ड की वजह से, और चौथी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। अच्छा क्वेश्चन है लास्ट वाला, ज़रूर से ट्राई देना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे। आउट ऑफ 12 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताएं। क्लास कैसी लगी आज की? पूरी देखने वाले बच्चे लिखा करो सर पीडी पूरा देखा, और सब समझ में आया हो तो पीडीआई लिख दिया करो सर, इंटरेस्टिंग भी लगा, ताकि ऐसी क्लासेस और थीम्स को बार बार रिपीट किया जा सके। अंटिल देन